देश भूखमरी के कगार पर पहुंचा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार चौथे साल नीचे गया। प्रधानमंत्री बोलने में यहाँ एक चालाकी कर गए। अंबेडकर ने संविधान रचा था, वो क्यों खत्म करेंगे? अगर ईमानदार होते मोदी जी तो ये बात बोलते कि गोलवरकर भी रहते तो संविधान नहीं खत्म करते, सावरकर भी रहते तो संविधान नहीं खत्म कर पाते। तो कोई बात पर उनका जनता विश्वास नहीं कर रही है। चीनी का कारखाना था, डालडा का कारखाना था, तो जो पूरा पॉलिसी चेंजेज हुए हैं उसकी वजह से उद्योग बंद हुए। तो काराकाट सीट पर इंडिया गठबंधन की एक लहर बह रही है। लड़ाई तो इंडिया बनाम बीजेपी ही है। दोनों, उपेंद्र कुशवाहा भी और पवन सिंह भी, ये दोनों मोहरे हैं। किसके मोहरे हैं? बीजेपी के। उसका भी धमक कहिए तो इस चुनाव में है। नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं रोहतास ज़िले में और ये है काराकाट का लोकसभा क्षेत्र। और यहाँ पर मुकाबले में एक पवन सिंह तो आए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन से और बीजेपी के गठबंधन से, दोनों ही गठबंधन के कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक। कैसा लग रहा है आपको मुकाबला इस बार? देखिए, इस बार एजेंडा पर देश का संविधान और लोकतंत्र है। देश में बड़ा किसान आंदोलन चला है और ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मोदी आएंगे तो देश की खेती को कॉरपोरेट को दे देंगे, इसलिए खेती बचाने का सवाल भी एजेंडे पर है। देश में रोजगार बचाने का प्रश्न नौजवानों के सामने है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए मोदी जी यह खुलेआम बोलते हैं कि रोजगार देना सरकार का काम नहीं है, वे टेम्पू चला करके या पकौड़ा बेच के रोजगार करें, ये उनका काम। तो इसलिए इंडिया गठबंधन ने इन तमाम समस्याओं पर अपने सकारात्मक घोषणाएं की हैं, घोषणा पत्रों में जारी किया है। तो काराकाट सीट पर इंडिया गठबंधन की एक लहर बह रही है और बुरी तरह से एनडीए हारेगा यहाँ और इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगा। काराकाट जो है वो और भी कई वजहों से चर्चा में आ गई है, और वो चर्चा में इसलिए आ गई है क्योंकि एक तरफ तो आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ जो हैं वो एक नए कैंडिडेट आपके काराकाट से आ गए हैं जिनका नाम है पवन सिंह, और आप तो हैं ही। तो ये आप एक विचित्र सी स्थिति नहीं देखते हैं कि ना तो यहाँ भाजपा है ना राजद है, यहाँ पर मुकाबले में भाकपा माले के राजा राम जी, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय पवन सिंह। अब ये इस मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं आप? लड़ाई तो इंडिया बनाम बीजेपी ही है। हाँ। वो ठीक है कि माने अन्य लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन सब वो बीजेपी के मोहरे हैं और इन मोहरों की चाल को यहाँ की जनता बखूबी समझ रही है। लड़ने का लोकतंत्र में तो हर को अधिकार है। किसको मोहरा कह रहे हैं आप? ये दोनों, उपेंद्र कुशवाहा भी और पवन सिंह भी, ये दोनों मोहरे हैं। किसके मोहरे हैं? बीजेपी के। पवन सिंह भी बीजेपी के मोहरे हैं। जाहिर सी बात है, बीच बीच में खबरें आ रही हैं तरह तरह की, और वे बीजेपी समर्थित आधारों का ही वोट आज की तारीख में ले भी रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा होगा, हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा होगा क्या कि एक उपेंद्र कुशवाहा हैं जो बीजेपी की तरफ से हैं, मतलब उसी गठबंधन के हैं, एक पवन सिंह हैं, आप कह रहे हैं वो भी जो हैं वो उन्हीं के जैसी बात करते हैं, तब फिर तो मत विभाजन उन्हीं में हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके मत विभाजन से आप विजयी हो जाएं? आपके मन में क्या है? आपको लगता है कि ये बात होगी? ये जो लोगों से सुना मैंने वो चीज़ बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि बीजेपी ये खेल खेलती रही है। जदयू के साथ जो पिछले विधानसभा चुनाव में उसने किया, लोजपा को दो फाड़ किया, तो वो अपने सहयोगी दलों को ही समाप्त करने की राजनीति करते रहते हैं। इंडिया गठबंधन से तो उनका मुकाबला है, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि एनडीए के जनाधारों ने ये बात समझ ली है और इसीलिए बीजेपी का यह खेल इस बार चल नहीं पा रहा है। पर ये एक अजीब सी विचित्र सी स्थिति है राजा राम जी, क्योंकि अगर वो अपने ही घटक दल को आप कह रहे हैं कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं पवन सिंह को ला करके, यही आरोप है ना, ऐसे में तो फिर बेनिफिशियरी आप हुए,
फ़ायदा तो आपको हो रहा है। सपोज़ अगर उनका मत विभाजन हो जाएगा तो उस चक्कर में यानी कि बीजेपी आपको जिता रही है। बीजेपी का हर चाल इस बार उल्टा पड़ रहा है। अब तक वो इन्हीं चालों से देश में अपनी राजनीति चलाते रहे हैं, हाँ। लेकिन इस बार उनके हर वादे जो खोखले साबित हुए हैं देश के सामने, तो कोई बात पर उनका जनता विश्वास नहीं कर रही है, कोई वो वादे नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उन्होंने किया है उससे देश बहुत संकट में पहुंचा है। किसान आंदोलन को कवर करने के लिए, जिसमें हम लोग खुद थे, और किसान आंदोलन ने जो देश में झेला है उसका भी धमक कहिए तो इस चुनाव में है। और देश के किसान मतलब यहाँ पर किसान आंदोलन की आपको लगता है कि एक छाप और परछाई रहेगी? मैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर रहा हूँ। हमारे नॉमिनेशन में महाराष्ट्र के किसान नेता अशोक धावले, योगेंद्र यादव, सुनीलम, ये सारे लोग आए थे। तो उस आंदोलन की धमक यहाँ है और देश के किसान बिल्कुल चाहते हैं कि खेती लाभकारी हो और हमारे हाथ में रहे। यह मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों को सौंप नहीं दिया जाए। और जो 3 कृषि कानून लाए गए खेती को नीलाम कर देने के लिए, वो इस देश को मंजूर नहीं था। किसान आंदोलन के दबाव में वो वापस ले लिए गए, लेकिन मोदी जी फिर से कुर्सी पर आते हैं तो उन कानूनों को वो लाएंगे। लोगों के बीच में आप घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ मुद्दा क्या है? लोगों का मुद्दा क्या है? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो लोकल मुद्दे नहीं हैं। देश भूखमरी के कगार पर पहुंचा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार चौथे साल नीचे गया, और ये फैसला ले रहे हैं कि चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार और मक्का से इथेनॉल बनाया जाएगा, तो भूख का भूगोल बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है, गरीबों को ये बात समझ में आ रही है। वो 5 किलो राशन का उनका चल नहीं पा रहा है, इसलिए कि दलित टोलों पर हमने हाथ में संविधान लेकर के संकल्प लेते हुए देखा है, अंबेडकर की मूर्ति लेकर के संकल्प लेते हुए देखा है। हमने तो बल्कि कहा भी कि जब गरीबों के हाथ में संविधान आ गया और अंबेडकर आ गए तो कोई इस देश से संविधान को ख़त्म नहीं कर सकता है। राजा राम जी, यही चीज़ तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो आप अनायास बरगला रहे हैं लोगों को, क्योंकि आज की डेट में अगर खुद साक्षात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान को नहीं बदल पाएंगे। प्रधानमंत्री बोलने में यहाँ एक चालाकी कर गए, क्या? और उस चालाकी को भी हम समझते हैं। अंबेडकर ने संविधान रचा था, वो क्यों ख़त्म करेंगे? अगर ईमानदार होते मोदी जी तो ये बात बोलते कि गोलवरकर भी रहते तो संविधान नहीं ख़त्म करते, सावरकर भी रहते तो संविधान नहीं ख़त्म कर पाते, लेकिन ये बात वो नहीं बोले। इसीलिए मैं इसको विस्तार से बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि संविधान ख़त्म करने वाले तो उनके ही लोग थे, जिन्होंने आरएसएस ने शुरू में संविधान को डिनाई किया, तिरंगा को डिनाई किया। इसलिए आज अगर वो भी होते तो इतना पावरफुल जनमत बन चुका है कि वो भी नहीं ख़त्म कर पाते। ऑनेस्ट स्टेटमेंट तो ये होता। आप चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट ये दें आपके हिसाब से कि अगर गोलवलकर भी आ जाएं या और कोई भी आ जाए, आरएसएस की तरफ से और भी जो इतिहास में जो बड़े नाम हैं वो भी आ जाएं, वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। आप चाहते हैं कि वो ऐसा स्टेटमेंट दें? अभी उनके एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को परमानेंटली हटा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम कहना चाहते हैं कि भाजपा के सारे नेताओं का इरादा बहुत गलत है। ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये 2 शब्द नहीं हैं, ये संविधान के प्राण तत्व हैं, और प्राण को निकाल करके उसका ट्रांसप्लांटेशन आप नहीं कर सकते। किडनी का तो ट्रांसप्लांटेशन कर दे सकते हैं, हार्ट का भी कर सकते हैं, लेकिन प्राण का ट्रांसप्लांटेशन करने की अभी तक तकनीक नहीं आई है। जी, मेरा आखिरी सवाल, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ रोहतास की बात होती है, ये जो जगह है देहरी ऑन सोन, यहाँ पर एक वो डालमिया नगर बहुत ही प्रसिद्ध एक इमारत देख करके ये लगता है कि मतलब रोज़गार के कितने वहाँ पर मौके होंगे। ऐसे में यहाँ के बहुत स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ऐसी यूनियनबाजी हुई उस मिल में कि आज मिल और रोज़गार दोनों के ही अवसर ख़त्म हो गए। हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जिससे आपका ताल्लुक़ है, उसका यूनियन को ले करके किस तरीके के इमोशंस रहते हैं, जज्बात रहते हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या आप ये मानेंगे कि
यूनियंस की वजह से यहाँ पर रोजगार का एक जो अवसर था वो ख़त्म हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देश का जो पॉलिसी डायरेक्शन बदला है, यहाँ पर खाद के कारखाने थे, चीनी का कारखाना था, डालडा का कारखाना था, तो जो पूरा पॉलिसी चेंजेज हुए हैं उसकी वजह से उद्योग बंद हुए हैं। आज चीनी जिस देश के बारे में पानी पी पी करके ये बोलते रहते हैं, पाकिस्तान से चीनी का आयात करते रहते हैं, तो बाहर से सामान लिया, खाद बाहर से मंगाया जा रहा है। पॉलिसी चेंजेज में हम इंडिपेंडेंट थे खाद के मामले में, सिंदरी था, डालमिया था, खाद उत्पादन करके हम किसानों को देते थे। आज हम खाद के लिए बाहरी देशों पर निर्भर हैं। तो इसीलिए यह जो पॉलिसी चेंजेज हुए हैं इसकी वजह से ये कारखाने बंद हुए। एक एक शब्द में अगर आपको कुछ बोलना हो उपेंद्र कुशवाहा जी को और पवन सिंह को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक सेंटेंस में भी आपको क्या लगता है उनके बारे में? मैंने आपसे कहा कि यहाँ का चुनाव देश के संविधान को, लोकतंत्र को, रोजगार को और खेती को बचाने का चुनाव है, और काराकाट जनमत संग्रह के तरफ इस सवाल पर बढ़ चुका है। कोई किसी से कंटेस्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।